स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 6 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, उनको एक ब्रीफ में हिंदी में डिस्कस किया जाएगा तथा आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको मेरे कंटेंट्स, दिए हुए कंटेंट्स आपको पसंद आते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट में करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इन चीज़ों से, जिससे मैं आगे भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज जो आर्टिकल्स आए वो एक अभी वहाँ लेबनान में जो कल अटैक किया गया, तो बेरूत में वहाँ की एक पोर्ट था, वहाँ पे जो अटैक किया गया उसको लेकर एक आर्टिकल आया। और जो अभी कल भूमि पूजन किया गया है अयोध्या में, तो उसको लेकर एक कांग्रेस के लीडर हैं, उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया। तो आप समझ सकते हो कि जब विपक्षी दल द्वारा जब ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट की चीज़ों को लेकर बस बुराई करते हैं और वो बस अपने पॉलिटिकल मुद्दे को, अपना जो उनका फ़ायदा है उसको देखते हैं। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और एक आर्टिकल आया द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिट्यूल ऑफ होम, तो हम इसको देखेंगे। इसको अगर टाइम मिला तो हम संडे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज जो आर्टिकल आया है मैं पहले आपको बता दूं, जो 6 अगस्त 1945 को जो अटैक किया गया था जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे, आज उसको लेकर 75 साल पूरे हो गए। तो उस समय से आज तक की जो घटनाएं हुई जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, उनके बारे में आज एक एडिटोरियल आया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन चीज़ों में राइटर ने जो बात बताई है कि किस तरह से हमें नए वर्ल्ड जो चल रहा है उसको, जो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन आगे हो भी ना, उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। और जो हिस्ट्री में अभी जो क्यूबा क्राइसिस हुआ था, मिसाइल क्राइसिस 1962 में, तो उसको मैं आपको ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उस आर्टिकल को देखते हैं। तो ये रहा आर्टिकल, टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी सीरियसली। और एक आर्टिकल ये आया था, बुक्स नॉट बुलेट्स इन जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे वही बातें बोली जा रही हैं कि आप जम्मू कश्मीर में जो ये राइटर हैं वो भी बीजेपी जो करंट गवर्नमेंट है उसके समर्थित कोई नेता हैं, तो उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है तो ये वहाँ पे सही चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहाँ पे चीज़ें की जानी चाहिए। वो जो अभी आर्टिकल्स आए थे 3-4 दिन पहले कि इस तरह से कश्मीर में क्या किया जाना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, किस तरह से लोगों को इंटरनेट, फिर इसके बाद जो वहाँ पे छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स जिन्होंने दुकान लगा रही थी, जो ठेले पे फल बेचते थे, उनकी जो आजीविका पे जो प्रभाव पड़ा है, तो उन सब चीज़ों के बाद जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक आर्टिकल और लिखा गया जो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को बताता है। तो इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे बाद में, अगर टाइम मिला तो हम इसको देख लेंगे। तो चलिए, जो मेन आर्टिकल है पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी सीरियसली। तो मतलब जो न्यूक्लियर 6 अगस्त को जो हिरोशिमा, फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे जो अटैक हुआ, उसमें लगभग 2 लाख लोग 5 महीने के अंदर मर गए। मतलब जो कुछ तो तुरंत ख़त्म हो गए, फिर जो इंजर्ड हुए तो भी 5 महीने के अंदर ख़त्म हो गए। तो उनके बाद जो वर्ल्ड का नया एरा निकल के आया, कोल्ड वार आया, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार, फिर 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो उसके बाद जो फिर अभी सिचुएशन जो बन रही थी, जैसे ईरान को लेकर के, फिर वियतनाम में, तो ऐसी सिचुएशंस बनी जहाँ पे लग रहा था कि वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, और प्लस इसके बाद जो अभी भी, मतलब एक तरह से देखा, जिस तरह लीडर ने इन सब जो ग्लोबल लीडर उन्होंने जिस तरह चीज़ों को मैनेज किया है, तो वो बहुत ही अच्छा कदम बोला जाएगा। क्योंकि आप देखो तो आपको 20-30 साल के अंदर में, 30 से 35 साल के अंदर में 2 वर्ल्ड वार देखने को मिले, जिसमें अरबों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए। तो अगर आज के एरा में, आज के समय में अगर वर्ल्ड वार होता है तो 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने परमाणु शक्ति से संपन्न है। अगर और वो जो हथियार है जो हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया गया था, उससे ये 1000 गुना कहीं शक्तिशाली है। तो अगर आज के समय में अगर ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं
तो आप सोच के देखो कितनी भयावह सिचुएशन होगी। तो इस तरह से जो 75 साल से जो सिचुएशन चली आई, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस बनी जहाँ पे वर्ल्ड वार पॉसिबल थे, थर्ड वर्ल्ड वार, लेकिन वहाँ पे जिस तरह लोगों ने मैनेज किया तो वो बहुत ही अच्छा कदम था। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले इससे देख लेते हैं इससे जो संभावित प्रश्न है। तो इससे जो ये टॉपिक है मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जीएस सेकंड के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बदलते हुए संबंधों के अंतर्गत पिछड़े कटु अनुभवों से सीखते हुए परमाणु युद्ध को एक संभावित घटना के रूप में देखा जा सकता है, व्याख्या करें। मतलब जो वर्तमान वैश्विक जो परिदृश्य जो अभी सिचुएशन चल रही है, आप देखो कोविड-19 है, प्लस उसके बाद ईरान न्यूक्लियर डील थी, अभी ईरान पे इराक में जो ईरान का जो लीडर थे उनको मार दिया गया अमेरिका द्वारा, प्लस सीरिया और लेबनान में जो कंडीशंस बन रही हैं, वहाँ पे इजराइल द्वारा बहुत ज़्यादा फिलिस्तीनी रिफ्यूजी जो हैं उनको लेकर के, प्लस चाइना का एग्रेशन बॉर्डर पे, इंडिया और पाकिस्तान का एग्रेशन बॉर्डर पे, क्योंकि देखिए ये तीनों राष्ट्र ऐसे हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है। तो उत्तरी कोरिया का जो एटीट्यूड है अभी, जो उत्तरी कोरिया जो किम जोंग है उन्होंने जो हरकतें की, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट और फिर और सब चीज़ें हैं, तो इन सब 9 राष्ट्र जो ऐसे हैं जो परमाणु हथियार संपन्न हैं, इनमें से कुछ राष्ट्रों द्वारा ऐसी हरकतें की गई कि जो वर्ल्ड वार की सिचुएशंस क्रिएट कर सकती थी, लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो तो इसे 200 से 250 शब्द लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे एसए टाइप में ले सकते हैं और 100 से 150 वर्ड में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। 75 साल पहले जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी को 3 दिन के अंतराल पर बम गिराए गए, जिसमें 2 लाख लोगों की जान गई, जिसमें कुछ तुरंत तथा कुछ 5 महीने के अंदर। मतलब वही बात है कि 2 लाख लोग वहाँ पे मर गए तुरंत में, मतलब इतना भयावह विस्फोट था। 2 लाख लोग, आप सोचिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी। तो जिन लोगों ने इस हमलों को सही कहा था, जो सहा था, जो इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हें हिबाकुशा कहा गया। मतलब जो इसमें इंजर्ड हुए, जो घायल हुए और जितने लोग मर गए, तो इससे जो प्रभावित लोग थे उन्हें हिबाकुशा कहा गया। तो आप ये प्रीलिम्स में यूपीएससी के ये ऐसे सेंटेंस पूछ लिए जा सकते हैं कि हिबाकुशा कोई सेंटेंस दे देगा किससे संबंधित है, या हिबाकुशा जापान में जो परमाणु अटैक हुए थे उनसे रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी अभी अंतिम 2 शहर हैं जो परमाणु हथियार द्वारा नष्ट किए गए, किंतु हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि वे अंतिम हैं। मतलब राइटर ये बोल रहे हैं कि जो अंतिम बार जो हुआ 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुए, तो ये देखा जा सकता है जो उसके बाद कोल्ड वार, प्लस इसके बाद क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस, फिर ईरान न्यूक्लियर डील, प्लस वियतनाम वार, फिर इसके बाद आपका और जो सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो छोटी छोटी सिचुएशन, देखिए वर्ल्ड वार जो बना, क्योंकि दुनिया का ध्रुवीकरण तो हमेशा से हुआ है। अभी भी आप देखोगे तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जो साथ में मिलकर काम करती हैं, जैसे चाइना। भले ही चाइना लोगों को अपने फ़ायदे के लिए मिलाता है, लेकिन दूसरे देश उसके जाके मिल जाए। जैसे उत्तरी कोरिया का जो किम जोंग है वो चाइना द्वारा समर्थित है, पाकिस्तान को चाइना का समर्थन है। तो ऐसे राष्ट्र हैं, तब भी आज भी ध्रुवीकरण हुआ है। आप देखो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ट्रेड वार शुरू हुई, ट्रेड वार के बाद दो गुट बन गए, जो अमेरिका समर्थित हैं, अमेरिकन से लाई हैं, और कुछ चाइना को समर्थन देते हैं। तो इस तरह से हमेशा से दुनिया 2 गुटों में बटी रही है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखो, सेकंड में देखो, फिर कोल्ड वार में देखो, यूएसएसआर प्लस यूएसए, उसके बाद चाइना अमेरिका। तो हमेशा से दुनिया 2 भागों में बटी रही है। 1945 के बाद से अमेरिका, सोवियत संघ या रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ऐसे राष्ट्र हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं। ये 9 राष्ट्र हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न हैं तथा इन हथियारों की विध्वंसकारी शक्ति हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किए गए हथियारों से अधिक है। तो आप ये मुझे बताओ कि जो ये रिपोर्ट जारी करता है, हथियार संबंधित जो रिपोर्ट है, ये कौन सी संस्था जारी करती है, और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती हैं
या 5 वर्षीय, 10 वर्षीय या द्विवर्षीय? आप ये जो डिटेल है ये पूरी कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बताओ। फिर अभी तक 1,26,000 परमाणु हथियार तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें 2,000 का परीक्षण भी किया जा चुका है। जमीन के ऊपर और नीचे से प्रयोग पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब अभी तक 1,26,000 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिसमें से 2,000 का परीक्षण किया जा चुका है, या तो जमीन के अंदर किया गया या तो जमीन के ऊपर किया गया। लेकिन आप अगर ये देखो, एक भी परमाणु हथियार का परीक्षण किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि बस वो विस्फोट ही होगा? उससे कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं जो वहाँ के पर्यावरण के लिए और जो वहाँ पे अगल बगल जो भी जीव जंतु या मनुष्य रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। किंतु इन हथियारों का प्रयोग नागरिक आबादी के विरुद्ध किया जाए तो इसके परिणाम प्रायोगिक परिणाम के अधिक भयावह होंगे। विश्व भर में किसी भी लक्ष्य के विरुद्ध किसी भी क्षण परमाणु हथियार से होने वाले संभावित नुकसान की भयंकर आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। हमें यह मानना चाहिए कि हम क्यों चपेट में, क्योंकि इसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। ये जानबूझकर अनजाने में या आकस्मिक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। देखिए, ये बात सही बोली गई है कि जिस तरह से एक यूएसए है, चाइना, यूएसएसआर, ऐसे जो देश हैं, इन्होंने क्या किया कि अभी अमेरिका द्वारा जो इंटर शॉर्ट रेंज मिसाइल जो ट्रीटी थी यूएसएसआर रसिया के साथ, उससे वो बाहर निकल गया। जब अमेरिका बाहर निकल गया तो फिर रूस भी बाहर निकल गया। तो मतलब कोई ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके। मतलब है बनाए गए, जैसे यूएन में भी इसको लेकर के, फिर इसके बाद ग्रुप्स भी बने हैं, लेकिन ये ग्रुप्स उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितने अच्छे से इन्हें करना चाहिए। मतलब अगर कोई राष्ट्र, अमेरिका बस अपने फ़ायदे की चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। अगर किसी राष्ट्र के साथ उसका फ़ायदा है तो वो उसको उच्च हरकतों के लिए बैन, मतलब उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अगर उसको उस राष्ट्र से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो ईरान वाली हालत होगी उसकी। तो अगर आप देखो, इजराइल हुआ और जो अमेरिका समर्थित देश हैं, तो उनके ऊपर उसका वो बैन नहीं लगाता, क्योंकि उन देशों से उसे फ़ायदा है। एक वहाँ पे धर्म का ही मुद्दा है इजराइल में, जेरूसलम में, प्लस इसके बाद वहाँ पे सीरिया, इराक, लेबनान, उससे भी उसके जो संबंध है उतने अच्छे नहीं इजराइल के। तो वहाँ पे लेकर के अमेरिका का रुख जो है वो साफ है कि मुझे इजराइल का समर्थन करना है। जेरूसलम जो है वहाँ पे हमें अपने जो धर्म से, जो ईसा मसीह का जहाँ जन्म हुआ था, वहाँ पे हमें कब्जा करना है, मतलब वहाँ की चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है। तो इसलिए वो इजराइल का समर्थन करता है। और ये जो आपका इजराइल, जहाँ पे जो जेरूसलम में एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे 3 धर्मों के धर्म स्थल हैं। तो आप ये भी, आप मैप में जाकर इन सब चीज़ों को देखिएगा। ये जो मैप में बता रहा हूँ, सीरिया प्लस इसके बाद इजराइल, फिर लेबनान, ये जो कंट्री है ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं। तो आप मैप पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप जो करंट में जो मुद्दे रहते हैं उनसे जाके आप मैप में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। जैसे आज जो आया है, आज यहाँ पे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, तो आप जाके अगर मैप में देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में फ्लोरिडा से 90 किलोमीटर अगर आप नीचे डाउनवर्ड देखोगे तो वहाँ पे आपको क्यूबा देखने को मिलेगा। बैलिस्टिक मिसाइल का अनुप्रयोग व निर्माण 1950 में होने से इन हथियारों को पहुंचाने और सुविधाजनक हो चुका है। एक बार लॉन्च होने पर रोकना मुश्किल है। जो बैलिस्टिक मिसाइल थी वो मीडियम रेंज भी थी, शॉर्ट रेंज प्लस इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज थी। तो इस तरह से ये 3 भागों में बटी हुई थी। जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, मतलब अमेरिका से रूस में जा सकती थी, रूस से अगर मारो तो अमेरिका तक जा सकती थी। मीडियम रेंज जो छोटी दूरी तय करती थी, और जो शॉर्ट रेंज थी वो कम दूरी तय करती थी। परमाणु हथियार सशक्त राष्ट्रों के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, किंतु परमाणु हथियार वाले राष्ट्र स्थिति में कमज़ोर हैं। मतलब देखिए, जो सशक्त राष्ट्र हैं, सॉरी यहाँ पे गैर होगा, किंतु गैर परमाणु हथियार वाले राष्ट्र, क्योंकि देखिए अगर 2 राष्ट्र हैं, जैसे 2 राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र है जो परमाणु हथियार संपन्न है, दूसरा है उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। अगर पहला जो परमाणु हथियार संपन्न है वो विस्तारवादी नीति को फॉलो करता है, तो वहाँ पे उसका
सीधी सी बात है, वो दूसरे देश पे उसका दबाव बना लेगा कि हाँ मेरे पास हथियार है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। लेकिन आप देखो कि अगर ऐसी सिचुएशन 9 देश हैं दुनिया में जो परमाणु हथियार संपन्न है, अगर ये 9 देश ऐसी हरकतें करने लगे तो फिर दुनिया का जो अभी जो चल रहा है करंट में, जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वार क्या, फोर्थ फिफ्थ सब कुछ होगी। लेकिन जो ये 9 देशों ने बैलेंस बना के, 9 में से कुछ ऐसे हैं जो बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया, तो वो हमेशा परमाणु हथियारों का परीक्षण करता रहता है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो बैलेंस बिगाड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो आप उनका ऊर्जा के रूप में प्रयोग करो, आप उनसे एनर्जी पैदा करो और सब चीज़ें करो। लेकिन आपको अगर युद्ध ही लड़ना है तो बात ही अलग है, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो फिर आप बस विनाश के अलावा कुछ नहीं उससे मिलने वाला। तो इस तरह से अगर आप परमाणु हथियार भी बनाओ तो उसकी एनर्जी काफ़ी, उसका यूज़ करो एनर्जी प्रोड्यूस करने में। प्लस आपको जैसे कृषि, भारत में कृषि को लेकर के सिंचाई, अन्य व्यवस्थाएं जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं, तो आप इसके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था को और सही कर सकते हो। बिजली उत्पादन में भारत बहुत, मतलब भारत में बहुत बड़ी समस्या है बिजली उत्पादन। अभी तक गांव में प्रॉपर बिजली नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। बांध बनाने हैं, फिर टरबाइन सब में, वो ऐसा नहीं प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहे जिस लेवल पे चलने चाहिए। भारत रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान और चीन, लेकिन उतना अगर ये बैलेंस बना के चलते, चीज़ों का विस्तारवादी नीति को फॉलो नहीं करते और सब चीज़ें नहीं करते, तो हम जो पैसा रक्षा क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा बजट भारत का रक्षा क्षेत्र में होता है, तो अगर हम ये पैसे रक्षा क्षेत्र में नहीं खर्चा करते तो हम इसका अपने विकास में, जैसे एजुकेशन में प्रॉपर सबको हेल्थ केयर देना, और फिर इसके बाद लोगों को फूड प्रोवाइड करना, जो बेसिक नीड है, जो UNSDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 17 गोल हैं, उनको लेकर हम काम करते हैं, वो जो रक्षा क्षेत्र में जो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशंस है, इन्होंने बैलेंस चीज़ों का नहीं बनाया इन 9 राष्ट्रों ने, तो उससे यही सिचुएशन क्रिएट होती हैं। परमाणु हथियार राष्ट्रों में इसकी आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि परमाणु हथियारों का उपयोग अवरोध के कारण संभव है, क्योंकि ये बहुत विध्वंसवादी स्वरूप लिए हुए होते हैं। कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति अपने लाखों नागरिकों के मृत्यु का खतरा मोल नहीं ले सकती। मतलब कोई भी राष्ट्र ये नहीं चाहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने तर्क भी दिया है कि जो परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं वो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो वो मेरे ऊपर भी करेगा, दोनों तरफ से लाखों करोड़ों लोग मरने वाले हैं। तो फिर वो चाहे जो भी इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक फायदे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो ऐसी हरकतें करने से बचते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि जो इंडिया जो फॉलो करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत यही प्रावधान है कि हम पहले किसी भी देश पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। और सेम बात यही पॉलिसी जो है वो चाइना भी फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसके अंतर्गत विरोधी संबंधित तर्क यह है कि परमाणु हथियार केवल एक राष्ट्र सुरक्षा नहीं करते हैं, वे युद्ध जैसे विध्वंसकारी दुर्घटना को रोकते हैं। यह प्रमाणिक सिद्ध नहीं होता है। मतलब अगर आप देखें कि परमाणु हथियार केवल राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं करते हैं, ये युद्ध जैसी विध्वंसकारी घटना को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राष्ट्र है जो परमाणु हथियार संपन्न है, लेकिन जैसे पाकिस्तान को आप देख लो, उसका जो स्टॉक है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। अगर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया अटैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत ही मतलब नॉर्मल सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन जो बोलते हैं, दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना। तो वो आज आप देख लो, चाहे कोल्ड वार से देख लो, नैम में दो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, वो ग्रुप बनाया कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो उसका पॉजिटिव भी हमें मिला, उसका नेगेटिव भी हमें थोड़ा मिला कि हम दुनिया से दूर हो गए। प्लस और सब चीज़ों में, जैसे चाइना 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुई, न USSR ने सपोर्ट किया, न USA ने सपोर्ट किया उस समय। तो इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन पॉजिटिव भी चीज़ें हुई, क्योंकि हमारी उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी उस समय हम खड़े हो सके। तो हमने नैम बना लिया, नैम ग्रुप, हम पूरी दुनिया से इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रों के संदर्भ में नाभिकीय विवाद स्थिति को और ख़राब कर देता है। जैसे 1962 में क्यूबा का विवाद, ईरान विवाद इत्यादि। तो चलिए जो क्यूबा क्राइसिस है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या हुआ था असल।
देखिए जो क्यूबा है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, आप देखेंगे फ्लोरिडा से 90 मील दूर है। तो वहाँ पे हुआ क्या कि वो 18 पहले वो स्पेन का उपनिवेश था। 1898 में उसे स्पेन द्वारा अमेरिका को सौंप दिया, क्योंकि जो सिचुएशंस बनी यूरोप में, उसके बाद स्पेन ने निर्णय लिया कि वहाँ से वो बाहर निकलेंगे। उन्होंने क्या किया, स्पेन ने उसे अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका 1898 में सौंपने के बाद अमेरिका था गणतंत्र समर्थित, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को लागू कर दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिका वहाँ पे विरोध होने लगा क्यूबा की जनता द्वारा। तो क्यूबा की जनता ने विरोध किया और 1902 में वो अमेरिका से भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो वहाँ पे जर्मनी का दो भाग में विभाजन हो गया, और उसी समय आपने देखा, अभी इसमें यही बताया गया कि हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक किया गया। तो उसके बाद न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वो मार्केट में आ गए, मतलब दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स से फोकस करने लगी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो वहाँ पे एक दो महाशक्तियाँ निकल के आईं। जैसे अमेरिका ने बम दिया तो पहले उसी के पास परमाणु हथियार था, एक शक्ति वो, दूसरी शक्ति आई यूएसएसआर। तो उसी समय इन दोनों के बीच में कोल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जो वो एक दूसरे को हर स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, रक्षा के क्षेत्र में, हर स्तर पे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। उसने परमाणु बम फोड़ा, टेस्ट किया तो उसने भी परमाणु बम टेस्ट कर लिया, उसने कोई मिसाइल लॉन्च की, उसने भी कोई मिसाइल लॉन्च कर ली। तो इस तरह से वो एक दूसरे से कम्पीट करने लगे। और जो यूएसएसआर था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 1953 में क्यूबा में अमेरिका का पुरजोर विरोध होने लगा, और वहाँ पे जो क्यूबा के फ्रेडरल कास्ट्रो थे, जो वहाँ के क्रांति के जनक माने जाते हैं, 1953 में उन्होंने वहाँ पे रूस की मदद से साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी 1953 में। तो उसके बाद अब ये सिचुएशन हुई कि अमेरिका के बगल में एक देश है क्यूबा, और वहाँ पे शासन कर रहा है यूएसएसआर। तो ये बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो तो जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के थे निकिता खुसरमेन, ऐसे कुछ नाम था उनका। तो उन दोनों के बीच में हमें कोल्ड वार चली रही थी। फिर उधर वहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे अमेरिका वहाँ पे कब्जा करना चाह रहा था क्यूबा में, कि वहाँ से रूस को निकाल के भगाए। लेकिन रूस ने क्या किया कि रूस को पता चल गया कि अमेरिका ऐसी हरकतें कर रहा है, और उससे पहले अमेरिका ने साउथ इटली और तुर्की में शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात कर दी थी यूएसएसआर को टारगेट करके। ये सब बातें रूस को पता चल गई। तो रूस ने क्या किया, रूस ने क्यूबा में मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया, और जब शिप के माध्यम से वो मिसाइल, परमाणु मिसाइल लेके जाते थे और क्यूबा में लगा रहे थे। तो वहाँ पे अमेरिका ने उससे पूछा कि आप मतलब क्या ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या हुई? तो यूएसएसआर ने बोला नहीं, हम क्यूबा के जो आर्थिक विकास के लिए उनको फूड दे रहे हैं, खाना प्लस कृषि के क्षेत्र में उनका सहयोग करना, इसीलिए हम इन जहाज पे ये सब सामान लेके जा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे लग रहा है 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम पूरा चला, जिसमें कि यूएसएसआर ने मिसाइलों को लाके वहाँ पे चोरी छुपे तैनात कर दिया। और बाद में ये चीज़ें जब अमेरिका को पता चली तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी उसका अपोज करना शुरू कर दिया कि मतलब आप यहाँ से मिसाइलें हटाओ। फिर इसके बाद यूएसएसआर बार बार निगलेक्ट करता रहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई हरकतें नहीं की है। फिर अमेरिका का एक प्लेन था जासूसी, U2 नाम था उसका, U2 प्लेन ने वहाँ पे जाके चीज़ों की फ़ोटोज़ खींची, सब कुछ लाके अमेरिका में जब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि हाँ यहाँ पे रसिया ने अपनी मिसाइल तैनात कर दी हैं, तो अमेरिका ने भी अब बोला कि मैं या तो क्यूबा को ख़त्म करूँगा, या तो फिर मैं रूस के खिलाफ वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी। मतलब जब रूस उसी के घर के बगल में आप ऐसी हरकतें कर रहे हो आके, तो अमेरिका को कहाँ बर्दाश्त था, कतई बर्दाश्त नहीं था। फिर उन्होंने भी अपनी बातें चलने लगी। फिर 22 अक्टूबर को जो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने बहुत ही भयंकर स्पीच दी यूएसएसआर के खिलाफ कि अगर आपने ऐसी हरकतें बंद नहीं की तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार होना बहुत एकदम क्लियर है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा।
तो फिर इसके बाद वहाँ पे उन्होंने निर्णय भी ले लिया 26 अक्टूबर को कि अब क्यूबा को हम ख़त्म करेंगे। प्लस इसके बाद यूएसएसआर ने भी अपना मुद्दा उठा लिया कि हाँ हम भी अब मतलब लड़ाई की पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि 20 अक्टूबर 1962 को ही भारत और चाइना की वार चल रही थी। मतलब ये सोचो कि एक तरफ वहाँ पे दो देश भिड़े हुए थे, दो देश यहाँ भिड़े हुए थे और सिचुएशन वर्ल्ड दुनिया में ख़राब थी, तो थर्ड वर्ल्ड वार होना एकदम कंफर्म था क्योंकि 45 में ही वार खत्म हुई थी और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल ही रहा था कोल्ड वार। तो एक दूसरे की जो खुन्नस थी। और एक बात और, जर्मनी 1945 में बहुत महाशक्ति था सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो उसका जब विभाजन हुआ तो जो वेस्ट जर्मनी था वो डेमोक्रेसी का समर्थक था, मतलब लोकतंत्र का समर्थक, लोकतंत्र का समर्थक मतलब अमेरिका का समर्थक। और जो ईस्ट जर्मनी था वो साम्यवाद कम्युनिज्म का समर्थक था, मतलब साम्यवादी रसिया का समर्थक था। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में चल रहा था। रूस चाहता था कि मैं ईस्ट जर्मनी पे कब्जा अगर कर लूँ तो मतलब महाशक्ति थी वो यूरोप की, तो मेरा यूरोप पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और अमेरिका यह चाहता नहीं था, तो पहले की भी खुन्नस थी जो एक दूसरे के खिलाफ उतारना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ऐसी सिचुएशंस खराब होती गई और राष्ट्रवाद का भी मुद्दा था। इस देखिए सबसे खतरनाक सिचुएशन तब होती है जब राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा दिया जाता है, तो जनता कुछ नहीं सोचती, बस वो राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी करने को तैयार रहती है। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जब ये दोनों देश, वो गणतंत्र का समर्थक और ये साम्यवाद का समर्थक, अब क्यूबा साम्यवाद का समर्थक था, दोनों हरकतें शुरू हो गई। लेकिन 27 अक्टूबर को जो निकिता खुश्मेन थे और जॉन एफ कैनेडी थे, उनके बीच में संधि हो गई। तो उन्होंने क्या बाद में अपनी जो भी ये संधि अनौपचारिक थी, जो कि मतलब मीडिया में बातें नहीं की गई, और फिर उन्होंने वहाँ तुर्की और इटली से अपनी मिसाइलें हटा ली। और फिर इसके बाद यूएसएसआर ने भी माना कि हाँ हमने मिसाइल तैनात की थी, उन्होंने 28 अक्टूबर को मिसाइल अपनी हटा ली। इस तरह से जो क्यूबा, यही मतलब पूरा ब्रीफ में यही चीज़ें थी वहाँ पे। तो आप जब आईआर पढ़े हो या बाद में पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें, क्यूबा क्राइसिस और सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ईरान विवाद भी इसी संबंधित था। वो न्यूक्लियर, वो बोल रहा था कि संवर्धन कर रहे हैं हथियार बनाने के लिए, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा। उत्तरी कोरिया पे भी इन्हीं सब चीज़ों का प्रतिबंध लगाया गया। तो ऐसी ही जो हरकतें हैं यही वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट करती हैं, क्योंकि दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। परमाणु सशक्त राष्ट्रों को इसको लेकर सशक्त नीति बनानी चाहिए। मतलब जो राष्ट्र हैं, नीतियां तो बनी हैं, लेकिन ये एक दूसरे विड्रॉ कर लेते हैं, छोड़ के, मतलब एग्रीमेंट जो ट्रीटी है वो साइन किया फिर छोड़ दिया अपने फ़ायदे के लिए। तो इनको कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादातर फंडिंग ये पैसे वाले ही देश करते हैं, जैसे अमेरिका करता है, चाइना करता है, रसिया करता है। तो जब ये फंडिंग ज़्यादा करते हैं तो सीधी सी बात, इनका अधिकार वहाँ पे ज़्यादा होता है। वो जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, वो दब जाता है इनके आगे। तो ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। तो जो नियंत्रण, अब इसमें देखा जाए नियंत्रण का जो भ्रम है वो क्या है। यह संबंधित भ्रम परमाणु हथियार के नियंत्रण की चिंता करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सही बात है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है ही नहीं जो रेगुलेट करे इन सब चीज़ों को। पूरी दुनिया का इसमें मतलब अगर पूरी दुनिया की हिस्सेदारी हो, सबके पास परमाणु हथियार हो, लेकिन ये होने नहीं चाहिए। परमाणु हथियार तो किसी के पास नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब को रेगुलेट करे, तो तभी सही है सिचुएशन। लेकिन अगर ये अपने ही ट्रीटी करोगे, अपने ही पैसे से खड़ा कर दिए एक संस्थान, और वही तुम्हें रेगुलेट कैसे रेगुलेट करेगा, नहीं कर पाएगा रेगुलेट। हालांकि परमाणु हथियारों को सही नियंत्रणता और सुरक्षा में विश्वास करने की इच्छा अधिक आत्मविश्वास पैदा करती है। कई ऐतिहासिक उदाहरणों से परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकने वाली प्रथाओं पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन संस्थागत नियंत्रणों के बाहर उनकी विफलता या कारक थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस मैंने बता ही दिया क्या था, और बहुत से केस हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट कर दी, जैसे और जो मैंने आपको बताया ईरान न्यूक्लियर डील थी, प्लस इसके बाद जो ट्रीटी से लोग निकल जाते हैं, जो संधि थी उससे छोड़ के जाना, प्लस वियतनाम वार, बहुत सारे आप एग्जाम्पल उठा के आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन थी जो वर्ल्ड वार हो सकता था। जैसे अभी यहाँ पे रसिया, चीन अपोज करता है चीज़ों का, फिर अमेरिका अपोज करता है, हिंद महासागर में है चीज़ें। तो देखिए छोटी छोटी घटनाएं मिलके एक बड़ी घटना बना देती हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो किस तरह से वहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे
उनकी हत्या की गई, प्लस और कहानी बनी। दुनिया देखिए अंदर से जलन रहती है राष्ट्रों को एक दूसरे को लेके, बस मौका पाया आग लग गई, शुरू हो गई, आग लग गई पूरी दुनिया में। तो इसी तरह से क्यूबा जो क्राइसिस था, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस निकल के आया वो कोविड-19 आया। क्योंकि क्यूबा क्राइसिस अगर वो वार में बदल जाता तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइसिस निकल के आया वो कोविड-19। तो हम ये देखते हैं कि जो 75 वर्ष का हमारा खट्टा मीठा जो अनुभव रहा क्यूबा क्राइसिस और सब चीज़ों को मिला करके, तो 75 वर्ष में तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, लेकिन वो पूरे अपने रिजल्ट फॉर्म में वो बदल नहीं पाई। तो क्या आगे आने वाले वर्ष में भी हम इसको अच्छे से संचालित कर सकते हैं? इसको संचालित करने के लिए हमारे क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए? किस तरह से पूरी दुनिया की इसमें भागीदारी करनी चाहिए? जो राष्ट्र विस्तारवादी नीति का पालन कर रहे हैं उनको कैसे टैकल करना चाहिए? तो और सब चीज़ों को लेकर के जो एक ब्रीफ हमें चाहिए इस सब चीज़ों का, कि हाँ एक बेहतरीन व्यवस्था हो जो इन सब चीज़ों को नियंत्रित कर सके। तो उसको लेकर के हमें क्या करना चाहिए? तो आप इस पे वो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस पर अपने तर्क के साथ लिखें, क्योंकि यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आपका चीज़ों को लेकर ओपिनियन क्या है। वो रटी रटाई चीज़ें नहीं चाहता है, उसको एक नया ऐसा माइंड चाहिए जो नई चीज़ों को इन्वेंट करके लाए। क्योंकि आपको देखो, जब आप किसी स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी आप जाओगे, अगर पब्लिक सर्वेंट बन के जाते हो तो आपको इसीलिए लाया गया है कि आप कौन सी पॉलिसी ऐसे बनाओ जिससे जनता को फ़ायदा हो, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करो जिससे जनता को फ़ायदा हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी, तो आपको ऐसे माइंड सेटअप से आंसर लिखना है कि आप ये चीज़ें कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे क्या किया जाए जिससे सोल्यूशन बहुत अच्छा हो, स्टेबल हो और लंबे समय तक चले, मतलब सतत विकास आप कर सको, लगातार चलने वाला, स्टेबल हो वो। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर आप आंसर लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट